हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात करने वाले हैं आज कक्षा 12वीं भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल अध्याय नंबर 1 की, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे पिछले सत्रों में भी पेपरों में पूछे गए और इस सत्र भी पूछने के 100% चांस बनते हैं। चलो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और परिभाषाओं पर। चलते हैं 1 नंबर पर कि 1 नंबर हमारे पास क्या है, रेड जेल। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है कि जो हमारा रेड जेल है, रेड जेल, उसके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा की बात करें अपन। मानव भूगोल मानव समाजों, ठीक है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। की बात करें कि रेड जोल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा की तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट पर बात करें तो ये भी हमारी एक परिभाषा है कि बात करते हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? तो आप क्या लिखोगे उत्तर में? एलन सेपल भूगोलवेत्ता था जिसने हमें परिभाषा दी थी कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील शब्दों का अध्ययन करवाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट परिभाषा। तो मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों की अधिक संश्लेषित ज्ञान से संपन्न संकल्पना है। ये परिभाषा किस भूगोलवेत्ता ने दी थी? तो अपन कह सकते हैं विडाल डी लास ब्लास। ठीक है, विडाल डी ला ब्लास, ये हमारा भूगोलवेत्ता था जिसने ये हमें मालूम। तो ये 3 परिभाषाएं हमारी पूछी जा सकती है। इन 3 भूगोलवेत्ताओं का नाम भी हमें पूछा भी जा सकता है, तो याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट हमारे पास उत्तर उपनिवेश युग में भूगोल अध्ययन का उपागम्य क्या था? ठीक है, बात करते हैं उत्तर उपनिवेशी युग में भूगोल अध्ययन का उपागम्य क्या था? प्रादेशिक विश्लेषण यानी कि प्रदेश अलग अलग प्रकार के हैं, उनके क्षेत्र विषयों के बारे में हमें जानना, उनकी विस्तार से चर्चा करने के विषय में था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा है ये टॉपिक, सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, सामाजिक भूगोल के कितने उपक्षेत्र है? तो आप कहोगे 4 उपक्षेत्र। कितने साथियों? 4 उपक्षेत्र। सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम, तो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र 4 है। एक है व्यवहारवादी भूगोल, एक सांस्कृतिक भूगोल, एक लिंग भूगोल, एक ऐतिहासिक भूगोल। ये 4 हमारे सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं, उनके नाम, और ये कितने हैं? 4 है। ठीक, फिर बात करते हैं नेक्स्ट आर्थिक भूगोल के कोई 4 उपक्षेत्रों के नाम। तो पूछा जा सकता है आर्थिक भूगोल है उसके कितने उपक्षेत्र है? तो अपन कह सकते हैं 4 उपक्षेत्र है। कितने उपक्षेत्र है? 4 उपक्षेत्र है। कौन कौन से? पहला है संसाधने भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल। ये हमारे 4 है क्या? आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन कौन से? तो पूछा जा सकता है पहला प्रश्न, राजनीतिक भूगोल में कितने उपक्षेत्र आते हैं? तो अपन कहेंगे 2 उपक्षेत्र आता है। एक निर्वाचन भूगोल, एक सैन्य भूगोल। एक निर्वाचन भूगोल, एक सैन्य भूगोल। साथियों, यदि हमारे द्वारा जो क्लास लेके आ रहे हैं गणित, विज्ञान और भूगोल से संबंधित, आपको अच्छे लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपके लिए इससे भी महत्वपूर्ण क्लासें लाके आपका सहयोग कर सकें। आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका ही सहयोग हमारे लिए उन्नति का मार्ग है और हमारी मोटिवेशन होने का कारण है। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इससे भी बेहतर क्वेश्चन लेके और शानदार नोट्सों के साथ प्रस्तुत होंगे। फिर बात करते हैं आगे बात करते हैं अपन भूगोल की 2 मुख्य शाखाओं के नाम।
ठीक है। तो पूछा जा सकता है भूगोल की दो मुख्य शाखाओं के नाम। तो अपन एक कहेंगे भूगोलिक भौतिक भूगोल, एक क्या कहेंगे भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। ये दो क्या है भूगोल के प्रमुख शाखाएं। फिर चलते हैं आगे, और आगे हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे इससे भी शानदार कुछ नोट। ठीक है, एक नज़र में कुछ नोट पढ़ने वाले हैं परीक्षा के लिए। महत्वपूर्ण तथ्य है ये, इनमें से हमारे 1 नंबर के प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे। बात करते हैं 1 नंबर नोट में, प्रकृति और मानव के बीच वेद द्वैतता नहीं है। वेद द्वैतता नहीं है क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है। प्रकृति और मानव कैसे तत्व है? अविभाज्य। क्योंकि जो मानव है वो प्रकृति में उपस्थित भौगोलिक वस्तुओं का क्या करते हैं अपने जीवन में उपयोग लेते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं प्रकृति में उपस्थित पेड़ पौधों से फल फ्रूट का सेवन करना, या अपन कह सकते हैं झरनों से पानी का सेवन करना, है ना। कि जो प्रकृति और मानव है वो एक दूसरे के अविभाज्य नहीं है, दोनों क्या करते हैं अनन्य क्रिया करते हैं। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट भूगोल। भूगोल अध्ययन के दो उपागम्य है ना, कि भूगोल अध्ययन के दो उपागम्य कौन कौन से? एक प्रादेशिक, एक क्रमबद्ध भूगोल। एक प्रादेशिक भूगोल, एक क्रमबद्ध भूगोल। तो पूछा जा सकता है कि भूगोल अध्ययन के दो उपागम्यों के नाम लिखे, तो प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल। फिर बात करते हैं इसी प्रकार आगे, मानव अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से, मानव अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अनन्य क्रिया करता है। अपने पर्यावरण से अनन्य क्रिया करते हैं, अपने भौतिक पर्यावरण से क्या करते हैं अनन्य क्रिया करते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास की सूचक होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट है प्रकृति का ज्ञान। ठीक है, प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या विकसित करने के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। यदि हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट में बताइए कैसी आपको क्लास लग रही है। आरंभिक उपनिवेशी की शुरुआती युग की बात करें, शुरुआत में अपन जब शुरू हुआ तब से आरंभिक उपनिवेशी युग में भूगोल के अध्ययन का उपागम्य अन्वेषण और विवरणता। अन्वेषण और विवरणता, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आरंभिक जो शुरुआती उपनिवेशी युग में भूगोल के अध्ययन के उपागम क्या थे, तो अन्वेषण और विवरण था। फिर आगे बात करें अपन इतिहास का अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल में किया जाता है। पूछा जा सकता है कि इतिहास का अध्ययन किस में किया जाता है, तो ऐतिहासिक भूगोल में किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट मनोविज्ञान का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। मनोविज्ञान का अध्ययन किस में किया जाता है? मनोविज्ञान में किया जाता है। और इससे जुड़े कुछ प्रश्न आप आगे और पढ़ने वाले नोट के महत्वपूर्ण ये हमारे पास आपको देखने के लिए मिलने वाले। जैसे बात करें वेदा मध्य भारत के अबुझ मांड क्षेत्र के जंगलों में रहता था। पूछ सकते हैं कि वेदा अबुझ मांड क्षेत्र ने भारत के किस प्रकार के क्षेत्र में रहा करता था, तो अबुझ मांड क्षेत्र के जंगलों में रहा करता था। फिर बात करें आगे कि जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीवों के रूप में करते हैं। ठीक है, जो जर्मन भूगोलवेत्ता है उन्होंने जो राज्य और देश का वर्णन है वो जीवित जीव के रूप में करते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल किसका करता है अध्ययन? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कराता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलात्मक और अनुभविक व्यवहारिक विषय है। बात करते हैं अपन कुछ नोटों में, और ये हमारे महत्वपूर्ण नोट थे जिसमें हमने बात की भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलात्मक और अनुभविक एवं व्यवहारिक विषय है। फिर बात करते हैं आगे, और आगे आप देखने वाले हो शानदार हमारे कुछ और। जैसे अपन बात करें पहले पॉइंट में, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है पर्यावरणीय नीचेवाद किसे कहते हैं, या पर्यावरणीय नीचेवाद को समझाइए। ठीक है, ऐसा प्रश्न हमारा पढ़ सकता है, तो हम पढ़ लेते हैं पर्यावरणीय नीचेवाद क्या है।
आदि मानव समाज कि आदि मानव समाज और प्रकृति, आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल इच्छा शक्तियों के बीच होने वाली अनन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। कि आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल इच्छा शक्तियों के बीच जो हम आदान प्रदान होता था उससे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। इसमें मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। इसमें मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप उनके समान ढाल लेते हैं और उनके साथ रहने लगते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, प्राकृतिक का मानवीकरण। तो प्रकृति है ना, प्रकृति उसका मानवीकरण किस प्रकार हुआ समझाइए, या प्रकृति का मानवीकरण को समझाइए। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर, मानव द्वारा प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना। कि मानव द्वारा प्रकृति को किसके अनुसार, अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। याद रखना साथियों, क्लास अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सपोर्ट हमारी उन्नति और हम जिससे आपके लिए और भी महत्वपूर्ण क्लासें लेके आ सके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन की बात करें तो इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा कि मानव का प्रकटीकरण कैसे हुआ समझाइए। मानव का प्रकटीकरण का अर्थ बताइए या मानव का प्रकटीकरण कैसे हुआ समझाइए। तो आप कहोगे मानव जब प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, मानव जब प्रकृति के अनुसार अपने आप ढाल लेता है तो यह प्रक्रिया मानव का प्रकटीकरण कहलाता है। एक चीज़ हमने पढ़ा है ऊपर, प्रकृति का मानवीकरण। जब प्रकृति का मानवीकरण होता है ना साथियों, तो मानव द्वारा प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेते हैं, ठीक है। और मानव का प्रकटीकरण होता है तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि मानव जब प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है, तो मानव का प्रकटीकरण कहलाता है। दोनों प्रश्नों में शानदार है, अंतर भी पूछा जा सकता है। प्रकृति का मानवीकरण व मानव का प्रकटीकरण में अंतर बताइए। ऐसे हमारा प्रश्न भी 2 नंबरों में पूछा जा सकता है। फिर बात करें नेक्स्ट आप देखने वाले हो ये क्वेश्चन संभववाद किसे कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, संभववाद को समझाइए। तो क्या कहें, बात करें पर प्रश्न की व्याख्या की, शब्द के व्याख्या की, तो वो व्याख्या क्या हो सकती है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है। कि संभववाद में पढ़ रहे हैं, प्रकृति अवसर प्रदान करती है। क्या करती है, अवसर प्रदान करती है। और मानव प्रौद्योगिकी की सहायता से उनका उपयोग किया जाता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। मानव भूगोल की ये विचारधारा संभववाद कहलाती है, ठीक है। बात करते हैं कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है। मानव प्रौद्योगिकी है ना, कि प्रौद्योगिकी में जो मानव अपना रासायनिक प्रयोग करते हैं या औद्योगिक विस्तार के लिए जो प्रकृति को अपने अनुसार डालते हैं या अपने लिए क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, ठीक है, सहायता से उनका उपयोग किया जाता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण यानी कि प्रकृति को क्या मानव के अनुसार डाल लिया जाता है। और मानव भूगोल की ये विचारधारा संभववाद कहलाती है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन मानव भूगोल की प्रकृति को समझाए। तो अपन पढ़ लेते हैं कि ये भी क्या होता है। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव के क्रियाकलाप है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन उनकी आपसी अनन्य क्रिया के द्वारा करता है। मानव प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करता है तथा उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाता है और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। दोबारा बात करें कि मानव भूगोल की प्रकृति, ठीक है, मानव भूगोल केंद्र, ठीक है, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव के क्रियाकलाप है ना, कि जो मनुष्य अपनी क्रिया करते हैं प्रकृति के साथ, वो है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन उसकी आपसी अनन्य क्रिया द्वारा करता है। मानव प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करता है तथा उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाता है और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है।
ठीक है साथियों, ये प्रश्न भी हमारे पूछे जाते हैं। प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? मानव भूगोल की प्रकृति को समझाए, भूगोल की प्रकृति को समझाए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप देखने वाले हो हमारे क्वेश्चन, और ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1970 के दशक की बात करते हैं। बात किसकी करते हैं? 1970 के दशक में मानव भूगोल निम्न विचारधाराओं का उदय हुआ। निम्न विचारधारा मतलब कितनी विचारधाराओं का? 3 विचारधाराओं का उदय हुआ। कौन कौन सी थी वो 3 विचारधारा? पहले मानवतावादी विचारधारा, ठीक है, क्या थे? मानवतावादी विचारधारा। इसका संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के अनेक पक्षों, जैसे अपन बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से होता है। ठीक है, इसका संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के अनेक पक्षों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से होता है। तो याद रखना, मानववादी विचारधारा यानी कि मानव जो सामाजिक कल्याण के अनेक पक्ष थे, वो कौन कौन से थे? मेन पक्ष अपन बात करें, महत्वपूर्ण पक्ष जो शिक्षा थी, स्वास्थ्य थी, आवास थी, इनके बिना क्या नहीं हो सकता? मानव का कल्याण नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं अमूलवादी विचारधारा, यह रेडिकल विचारधारा। ठीक है, अमूलवादी विचारधारा या रेडिकल विचारधारा। इसका संबंध गरीबी के कारण बंधन और सामाजिक असमानता से होता है। इसमें मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। इसमें किसका? जो अमूलवादी विचारधारा है, इसमें गरीबी के कारण बंधन और सामाजिक असमानता से होता है। ठीक है, इसमें मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। व्यवहारवादी विचारधारा की बात करें तो इसमें प्रत्यक्ष है ना, इसमें प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान के साथ साथ मानव जाति, प्रजाति, धर्म पर आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर दिया गया। व्यवहारवादी विचारधारा थे, इसमें क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव, कि उन्होंने अनुभव किया कि जो अनुभव से जो प्राप्त ज्ञान था, कि किसी को देखने से या किसी वर्ग को देखने से उनको जो भेदभाव की जाति, मानव जाति, प्रजाति, धर्म पर आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर दिया गया, कि उनके भेदभाव की जो भावना थी, उनके अनुसार अलग अलग क्या बना दिए गए? सामाजिक वर्ग बना दिए गए, और उन पर क्या दिया गया? जोर दिया गया, व्यवहार के अनुसार। फिर बात करें नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने है लास्ट टॉपिक हमारे पास। आपके अनुसार निश्चयवाद का क्या महत्व है? तो अपन पढ़ लेते हैं कि हमारे अनुसार जो निश्चयवाद है उसका क्या महत्व है। तो अपन 1 नंबर महत्व में बात करें, विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का प्रयास करता है। कि इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, इस विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, और उसे विनाश से बचाना होगा। और उसे किससे बचाना होगा? विनाश से बचाना होगा। ये आज करते हैं अपन मानव भूगोल के प्रकृति और उससे संबंधित क्षेत्र है ना, विषय क्षेत्रों के बारे में मैंने अध्ययन किया, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और महत्वपूर्ण नोट्स थे, उनकी हमने चर्चा की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, क्लास समझ में आई, तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए। जब तक के लिए कल वापस इसी टाइम अपन लेकर आएंगे शानदार क्लास। जय हिंद, जय भारत।